Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. So today we are going to start a new chapter, and the chapter name is differentiation, right? And the chapter name is differentiation. So let me introduce this chapter to you first. Good afternoon, everyone. Take out your copy. ये चैप्टर आपको कुछ भी पता नहीं है तो एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग, राइट? जितना बेसिक हो सके, ठीक है? एंड वी विल स्टार्ट आवर लर्निंग फ्रॉम हियर. अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आपको समझ में आएगी कि देखो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर आप स्टार्ट करोगे विच इज द चैप्टर ऑफ किनेमेटिक्स. मैं किनेमेटिक्स से स्टार्ट करता हूँ. तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होगा किनेमेटिक्स, अभी जो आप कर रहे हो वो बेसिकली आप फिजिक्स सही तरीके से करने के लिए आप कुछ मैथमेटिकल टूल्स सीख रहे हो. जैसे जो पहला चैप्टर था जिसके बारे में बता चुका हूँ कि वी विल टेक रिविजन्स इन वीकेंड्स, राइट? जो कि वेक्टर था, राइट? तो अभी जो आप सीख रहे हो दिस इज अनदर चैप्टर विच इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस. आप में से जो लोग मैथ्स लोगे, कैलकुलस के बारे में आप लोग पढ़ोगे स्टैंडर्ड 12th में. तो द डाइकोटॉमी और द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इज दिस दैट फिजिक्स में तो पहले चैप्टर में ही हमें डिफरेंशिएशन या कैलकुलस की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैथ्स में हमें ये स्टैंडर्ड 12th में पढ़ाया जाता है. सो दिस इज अ स्ट्रेंज थिंग दैट हैपेंस इन द सिलेबस, द वे द सिलेबस इज डिजाइंड. तो इसीलिए जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है उसका वो एस्पेक्ट जो फिजिक्स में काम आता है उसको मुझे पढ़ाने की जरूरत है. क्योंकि अगर मैं ये नहीं पढ़ाऊं और आपको मैं किनेमेटिक्स में लेके जाता हूं तो आप के लिए वो इनजस्टिस होगा. इट विल बी अ वेरी बिग इनजस्टिस बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग देयर. तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए डिफरेंशिएशन चैप्टर फिजिक्स के एंगल से या फिजिक्स सीखने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सो इट्स बेटर दैट वी अंडरस्टैंड इट, वी अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस कि कितना हमें फिजिक्स के एंगल से इसको पढ़ना है, और जितना फिजिक्स के एंगल से हमें इसको समझना है उतना ही हम लोग समझेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. थोड़ा सा इनफैक्ट ज्यादा ही करेंगे सो दैट हम हमारी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए. बिकॉज ये वाला जो मैथ्स का पोर्शन है ये हमने स्टैंडर्ड 10th लेवल तक किया हुआ होता नहीं है, ठीक है ना? हमने नहीं किया हुआ है, तो इसे हम पहली बार यहाँ पे कर रहे हैं. तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है. तो आई वुड आस्क यू टू डू सम मोर प्रैक्टिस ऑन दिस, जिसके लिए ऑलरेडी मॉड्यूल्स में आपके पास अवेलेबल है मॉड्यूल्स जो मैंने ऐप में डाला हुआ है. तो आप उन्हें देखोगे तो आप उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस निकाल सकते हो. दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. लेकिन इस चैप्टर की हमें एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करें तो हमें वो नेसेसरी कॉन्फिडेंस नहीं होगा जब हम किनेमेटिक्स में जाएंगे, ठीक है? ओके. तो डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं बोल चुका हूं कि एक कैलकुलस का पार्ट है. मैथ्स वाले डिटेल में इसके बारे में कैलकुलस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th में. लेकिन फिजिक्स करने के लिए जितना एस्पेक्ट होगा, जितना बेसिक मैकेनिज्म हमें समझना है इस प्रोसेस का, वो हम समझेंगे. प्लस इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, फिजिक्स में कौन सा एस्पेक्ट हमें ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर. अब डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें समझनी पड़ेगी. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज. लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज. सो डिफरेंशिएशन से पहले हमें यह समझना पड़ेगा, फिर हम डिफरेंशिएशन समझ पाएंगे, ठीक है? ठीक है सर, इज दिस चैप्टर, एक क्वेश्चन आया सर, डज दिस चैप्टर डिपेंड ऑन वेक्टर्स? नो, दिस चैप्टर डज नॉट हैव एनी डिपेंडेंस ऑन वेक्टर्स. इस चैप्टर का यूज हम वेक्टर्स के डिफरेंशिएशन करने के लिए लगाएंगे. लेकिन ये चैप्टर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर आपको वेक्टर पता नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, ये चैप्टर एकदम स्टैंड अलोन चलेगा, ठीक है ना? कोई घबराने की बात नहीं है कि अगर आपको वेक्टर्स नहीं पता है तो इस चैप्टर में मेरा क्या होगा. कोई घबराने की बात नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा. वेक्टर के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है इस चैप्टर का. इसीलिए ये चैप्टर आपका पैरेलली चलता रहेगा. और अगर मैं वेक्टर्स की रिवीजन करवा दूं एक बार तो आपको वेक्टर में भी मास्टरी हो जाएगी और इस चैप्टर में भी मास्टरी हो जाएगी, ठीक है? आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर नाउ आंसर्ड. नाउ लेट्स गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज. तो चेंज का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज? देखो, चेंज मींस व्हाट? चेंज को हम लोग डिफाइन करते हैं, चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. जब मैं चेंज बोलता हूं तो चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलवेज. ये बात हमेशा याद रखें. जब भी मैं चेंज की बात कर रहा हूं इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलवेज. बट इन फिजिक्स, ये पूरा नोट्स आप अच्छे से लिखेंगे. इन फिजिक्स वी आर इंटरेस्टेड इन change of physical quantities or parameters. Change of physical quantities और पैरामीटर्स. तो फिजिक्स में हम इंटरेस्टेड होते हैं चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज या चेंज ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर.
तो चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सुने ध्यान से, यहाँ पे कुछ चीज आप नया सीखोगे। चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सब लोग लिखेंगे इसे। चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज फाइनल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब बहुत बार बच्चा मेरे से पूछता है कि सर व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मैं कुछ एग्जांपल लूंगा। वेलोसिटी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ। एक्सेलरेशन क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ। टाइम क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ। फोर्स क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे कि मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट वी टॉक ऑफ। तो जनरली फिजिक्स में वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इट्स अ बिग थिंग दैट वी ऑलवेज डू इन फिजिक्स। चेंज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज क्या हो रहा है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग। तो कभी भी चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होगा, इट इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिक्स में, इन फिजिक्स अगेन नेक्स्ट पॉइंट, in physics change of any physical quantity is denoted or represented as आज का चैप्टर बहुत बेसिक है, चिंता मत कीजिए, आपको सब आएगा। सिर्फ आप सुनते चलें और अपना नोट्स प्रॉपरली बनाते चलें, क्योंकि जिस तरीके से मैं नोट्स दे रहा हूँ वैसा नोट्स आपको नहीं मिलेगा। आप बुक उठाओगे तो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं एकदम बेसिक से उठा के आपको बता रहा हूँ, आप क्लैरिटी यहीं से आएगी अच्छे से, तो ध्यान दीजिएगा। इन फिजिक्स चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बोलते हैं तो डेल्टा मींस चेंज। तो फिजिक्स में बार बार चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिखते हैं, डेल्टा और फिजिकल क्वांटिटी लिख देते हैं। दैट उसको देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। मैं इसके एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगी। लिखे इसे, उतारे। आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज फास्ट। हो गया? इज इट डन एवरीवन? एक बार हाथ उठा के बोल दो या लिख दो चैट सेक्शन में। हो गया तो आगे बढ़ जाऊं। हो गया? पक्का? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, व्हेन आई एम सेइंग चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, सुनना ध्यान से, कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा डेल्टा ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज हाउ आई विल राइट दिस, डेल्टा ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो इसके डिफरेंट एग्जांपल देखो। सपोज इफ आई से डेल्टा टी, T here stands for क्या? T here stands for time. T here stands for time. फिजिक्स में आपको ये समझना पड़ेगा। सपोज इफ डेल्टा टी मींस चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ टाइम मींस, जैसा कि मैंने बोला है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो इट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। F स्टैंड्स फॉर फाइनल, I स्टैंड्स फॉर इनिशियल। क्या मेरी बात समझ में आई? सो डेल्टा टी जब मैं बोलता हूं तो इट स्टैंड्स फॉर, टी हियर स्टैंड्स फॉर टाइम, तो चेंज ऑफ टाइम विच इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। दूसरा एग्जांपल देखो। सपोज इफ आई सी डेल्टा कैपिटल टी, टी हियर स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, इसका मतलब है चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं चेंज ऑफ टेम्परेचर बोलता हूं तो इट विल बी टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। कुछ भी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे डेल्टा लगाने का मतलब है उस फिजिकल क्वांटिटी का फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। So change can also be called as delta. Yes, change can be called as delta or can be represented as delta. फिजिक्स में चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा इज ए ऑपरेटर। समझे इस छोटी छोटी बातों को, ठीक है ना? डेल्टा जो एक ऑपरेटर है, बिकॉज आप ऐसी चीजें पहले नहीं सीखे हुए होते हो, तो इसको ना थोड़ा सा इसके साथ कंफर्टेबल होने में थोड़ा सा समय लगता है, बट घबराए नहीं।
तो जब मैं डेल्टा लिख दूं ना वहां पे, तो ऐसे घबराए नहीं क्या हो गया भाई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा मतलब चेंज भाई, ठीक है ना। डेल्टा मतलब चेंज, तो डेल्टा ऑफ टी अगर मैंने लिखा, सपोज कैपिटल टी लिखा, तो आप समझ जाइए कि दिस इज डेल्टा, दिस इज चेंज ऑफ टेम्परेचर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। ठीक है, समझ में आया। सपोज इफ आई से डेल्टा वी, डेल्टा वी, हियर वी स्टैंड्स फॉर, सपोज वी के आगे मैंने वेक्टर लगा दिया, वेक्टर लगा दिया मतलब वी हियर स्टैंड्स फॉर व्हाट, वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सपोज इफ आई से डेल्टा वी ओनली, वी मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड। Speed, so we will call it as change of speed, which will be equal to v final minus v initial। क्या क्लैरिटी है, v final minus v initial, क्या क्लियर है। so change of any physical quantity is represented as delta of physical quantity। तो ये डेल्टा के साथ फिजिकल क्वांटिटी चिपका हुआ है, ये इसको आप एक पैरामीटर समझोगे, डेल्टा टी, समझ में आया। तो ये डेल्टा स्टैंड अलोन का इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूं, डेल्टा ऑलवेज एक्वायर्स मीनिंग when it is, when it precedes, when it precedes, precedes समझते हो, precedes, when it precedes a physical quantity, precedes मतलब जब वो फिजिकल क्वांटिटी के आगे आता है। ठीक है, ओनली डेल्टा, only delta without, only delta without, सुने, only delta without any physical quantity does not have any meaning। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। सिर्फ आपने डेल्टा बोला, डेल्टा क्या, डेल्टा किसका, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। सिर्फ डेल्टा बोल दिया, डेल्टा किसका भाई, किसका डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज डेल्टा का मीनिंग तभी आएगा जब डेल्टा के साथ एक फिजिकल क्वांटिटी लगा हुआ होगा उसके राइट हैंड साइड में। अब इसको बेसिक है, इसको बेसिक है बोल के मैं समझा रहा हूं। देखो अगर कोई ऐसा लिखता है, सर मैं ऐसा लिखूंगा, फिजिकल क्वांटिटी डेल्टा, क्या इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब स्टैंडर्ड ये नॉर्म बनाया गया है कि डेल्टा को पहले लिखेंगे बाद में फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, तो यही नॉर्म आपको फॉलो करना है। आप ज्यादा होशियारी करके ये लिखने गए तो गलत हो जाएगा। So delta of physical quantity, this is what is the real representation of change of any physical quantity। क्या मेरी बात समझ में आई है, नहीं आई बात समझ, इसको उतारो पहले फिर बात करते हैं। प्रांजलि, did I answer your question? Delta of any physical quantity is always the physical quantity की final value minus physical quantity की initial value। क्या मेरी बात समझ में आई है। किसी भी फिजिकल पैरामीटर का, फिजिकल क्वांटिटी का, अब फिजिकल क्वांटिटीज हमारे लिए बहुत सारे हैं। हम फिजिक्स में जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता चलेगा आपको समझ में आएगा कि हम बहुत सारे न्यू फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी आप अभी 9th और 10th स्टैंडर्ड में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानते हो, जैसे आप वेलोसिटी जानते हो, एक्सेलरेशन जानते हो, स्पीड जानते हो, टाइम जानते हो, फोर्स जानते हो, मोमेंटम जानते हो। कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन इसको हम और गहराई में समझेंगे। जो आप जानते हो सिर्फ सरफेस लेवल पे, उनको गहराई से समझेंगे, और कुछ नए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी आप और जानोगे। इनफैक्ट बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप जानोगे जो अब तक आपने 9th 10th में पढ़ा नहीं है। तो हमेशा याद रखें, कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज के बारे में बात हो रही है, मतलब उसको हम बार बार चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। हम उसके लिए एक शॉर्ट टर्म डिनोशन या नोटेशन डेवलप किया है जिसको बोलते हैं हम डेल्टा। तो डेल्टा फिजिकल क्वांटिटी, डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर चेंज इन टाइम, डेल्टा कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा वी स्टैंड्स फॉर चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन वो वेक्टर है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू दैट। क्या क्लैरिटी है ये। डेल्टा एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, तो फोर्स की फाइनल वैल्यू
माइनस फोर्स की इनिशियल वैल्यू। तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा। क्या सबने लिख लिया है? अगर तुम बोलोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर है? पक्का 100%? चिंता मत करो, मैं एकदम पूरी क्लैरिटी दूंगा, जस्ट मेरे साथ रहो, और कुछ भी डाउट होता तो उसी टाइम पे क्लियर करो, ठीक है ना? पूरी क्लैरिटी इसमें चाहिए भी, क्योंकि ये चीज आपने कभी नहीं किया है, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें चाहिए, ठीक है ना? तो हमें बेसिक चीज समझ में आया डेल्टा। अब हम आते हैं डिफ्रेंसिएशन के ऊपर, ठीक है? हम डिफ्रेंसिएशन ही पढ़ रहे थे, लेकिन डिफ्रेंसिएशन से पहले हमने कुछ समझा कि चेंज क्या होता है। चेंज एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। थोड़ा देर रुको, मैंने थोड़ी सी हड़बड़ी कर दी, एक सेकंड होल्ड कर। अच्छा, इसके बाद ये जो हमने चेंज पढ़ी थी, अब सुनो, ये जो चेंज होता है ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये जो होता है हमेशा, सॉरी, इसकी जो वैल्यू होती है चेंज की, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर सुने ध्यान से, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is increasing, then delta of that physical quantity will be positive. मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू माइनस फिजिकल क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू विल बी पॉजिटिव। जैसे कि मान लो आपने एक लोहे के रॉड को आप हीट कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली हीट कर रहे हो बंसन बर्नर की मदद से, तो उसके टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा आपके हिसाब से? क्या वो टेम्परेचर बढ़ेगा? वो इंक्रीज करेगा। तो उसका डेल्टा अगर हम निकालें, डेल्टा ऑफ टेम्परेचर, तो फाइनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। क्या क्लैरिटी है? सिंपल, कोई खास बात नहीं है, ऐसे डरने वाला चीज नहीं है, आराम से, है ना, एकदम हंसते खेलते तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है? तो इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग द डेल्टा फिजिकल क्वांटिटी इज पॉजिटिव। सिमिलरली एक सेकंड, कोई क्वेश्चन है क्या साथ तेरे को? यू हैव एनी क्वेश्चन? कुछ बोल भाई, यू हैव एनी क्वेश्चन? You have any question? I don't think you have any question. ठीक, okay, आइए. So if any physical quantity increasing, the delta of physical quantity is positive. Similarly, if any physical quantity is decreasing, then delta of that physical quantity will be negative. And if any physical quantity is constant, मतलब ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, then delta of that physical quantity is equal to zero. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो फिजिकल क्वांटिटी का जब डेल्टा हम लेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो कभी अगर डेल्टा आपका नेगेटिव आ जा रहा है तो ऐसा मत समझिएगा कि मेरा आंसर गलत आ रहा है। डेल्टा विच इज अ चेंज कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। हाँ, बशर्ते आपने सही तरीके से क्वेश्चन समझा है। ऐसा नहीं हो कि डेल्टा पॉजिटिव आना चाहिए था, आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो डेल्टा नेगेटिव आ गया। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव अगर आ रही है, सो दैट इज एन एक्सेप्टेबल वैल्यू। तो उसको डेल्टा नेगेटिव देख के ऐसे उछल मत जाइए, अरे क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव क्यों आ गया? डेल्टा नेगेटिव हो सकता है, इट्स अ एक्सेप्टेबल वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क। अपना हाथ उठा के पूछ, रेज योर हैंड, जल्दी पूछ भाई, रेज योर हैंड, यू वेस्टिंग टाइम यार, जल्दी पूछ, क्वेश्चन है तो हाथ उठा, जल्दी फटाक से पूछ। ओके, चलो, क्या क्लैरिटी है ये? सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ। ये समझने के बाद नाउ वी आर रेडी फॉर डिफरेंशिएशन। अब हम डिफरेंशिएशन पे जा सकते। सो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? देखो, हर बार टाइप मत करो, मेरे लिए हर बार टाइपिंग देखने का समय नहीं होता, ठीक है? सर आर यू टीचिंग फ्रॉम एनसीईआरटी? सी इन फिजिक्स, let me tell you, you have asked this question. In physics, it does not mean, or it does not have any meaning whether I am teaching from NCERT or I am teaching the content. This is my own content that I have developed over time. So it is not mandatory that it has to be NCERT ka line by line. It is not biology, please understand. So physics is all about concepts. So you need to understand the things. You don't need to bother कि मैं किस बुक से पढूं। बुक का मैं आपको आइडिया दे दूंगा किस बुक से आपको बेस्ट फिजिक्स की समझ हो सकती है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। पहले अभी आप फोकस करें जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? प्लीज
है ना, एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ या कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, दिस इज इरेस्पेक्टिव ऑफ इट। आप प्लीज, आप बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो, ये बायोलॉजी नहीं है, इट इज नॉट स्टैटिक फैक्ट्स विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू बायोलॉजी सब्जेक्ट, but these are not static facts, so you don't need to worry about NCERT. If you understand, you will be able to solve each and every question, even if you will be able to solve Eurodome. But if you do not understand, you will not be able to solve simple plus 2 level questions. So please focus there. That is what is important. ठीक है, अब ध्यान से सुने। I hope I have made my point clear. ठीक है, अभी घबराए नहीं, आपको जो बोला जा रहा है, कौन से बुक से पढ़ना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, अभी सिर्फ आप फोकस करें। Differentiation, सुने, I would go to the previous page, not worry. Now listen to me. Differentiation का basic मतलब क्या होता है? It is rate of change of one variable with respect to other variable. When I say variable, I means physical variable. So I will write it very specifically, rate of change of one physical variable with respect to other physical variable. This is what is the meaning of differentiation. So when there is a rate of change of one physical variable with respect to other physical variable, that is what is known as differentiation. समझ में आ रहा है? तो rate of change of one physical variable, तो this ये चीज को represent कैसे करते हैं? Suppose I am having delta x by delta y, इसको ऐसे लिखते हैं। इसको read कैसे करते हैं? It is rate of change of x, which is a physical variable, with respect to y. इसका मतलब ये होता है, so delta x by delta y, this word represents what is the rate of change of x with respect to y. समझ में आया? सपोज एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगी, ये इसका बेसिक मतलब है। व्हेन आई से डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल वेरिएबल। तो इसको लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स बाई डेल वाई। समझ में आ रहा है? एक तरीका है इसके रिप्रेजेंटेशन का, डेल एक्स बाई डेल वाई। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है, दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस, और उसका जो दूसरा तरीका है वो है dx by dy. This also means rate of change of x with respect to y. तो फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सुनो। When I say del x, it means what? It means change of x. But when I say dx, this means infinitesimally small. सुनना ध्यान से, this means infinitesimally small. Change of x या in x. This is what is the meaning of dx. तो समझे ध्यान से, मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल वेरिएबल को डेल एक्स बाई डेल वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या फिर dx बाई dy से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो बेसिकली डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज चेंज ऑफ वेरिएबल x, दिस इज चेंज ऑफ x। और dx क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज ऑफ x, या इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन x। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मतलब क्या? बहुत छोटा चेंज इन x। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने एक बच्चे ने एक नंबर लिखा 1, ये इनिशियल वैल्यू है एक नंबर की, और दूसरे बच्चे को मैंने बोला कि तू 1 की एक फाइनल वैल्यू लिखेगा। उसको मैंने पनिशमेंट दिया, मान लो क्या पनिशमेंट दिया, मैंने उसको बोला बेटा तू एक काम कर, तू 1 के बाद पॉइंट लिख और उसके बाद तू 0 0 0 0 लिखता रहे। सुन ध्यान से, तेरे को फील आएगी। तू 0 0 0 0 लिखता रहे, तेरा कोई काम नहीं है, तेरा काम है सिर्फ 0 0 0 0 0 0 लिखना काम है। पूरा सुबह 6 बजे उठ और लिखना शुरू कर, 0 0 0 0 कॉपी में लिखता गया, वो 0 0 0 0 लिखता गया कंटिन्यूअसली लिख रहा है। रात को 12 बजे वो थक गया, और थकने के बाद रात को 12 बजे उसने लास्ट में क्या किया, यहाँ पे 1 लिख दिया। एकदम लास्ट में, सुबह 6 बजे से शुरू किया था, रात के 12 बजे उसने लास्ट में 1 लिखा। समझ में आया? तो अब अगर मैं ये x फाइनल और x इनिशियल के बीच का डिफरेंस निकालूं, सुनना ध्यान से, विल इट गिव मी द चेंज इन x? यस,
अब ये जो चेंज इन एक्स है, समझे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा आपको। ये जो चेंज इन एक्स है, इस चेंज इन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.0000000 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और लास्ट में 1 रहेगा। आपके हिसाब से ये जो नंबर है, ये नंबर बहुत बड़ा या बहुत छोटा? आपके हिसाब से ये जो नंबर है, ये नंबर बहुत बड़ा या बहुत छोटा? जल्दी बोलो। सब लोग आंसर करते हुए मुझे दिखने चाहिए, सब लोग आंसर करते हुए मुझे दिखने चाहिए। ये जो नंबर है 0.0000000 और लास्ट में 1 आया, ये नंबर आपके हिसाब से बहुत बड़ा या बहुत छोटा? इट्स वेरी वेरी स्मॉल। इसी को बोलते हैं इन्फिनिटिसिमली स्मॉल। कहां गया? इन्फिनिटिसिमली स्मॉल। इसी को बोलते हैं इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, मतलब बहुत छोटा। जितना, ऐसा सोच लो कि आप जितना इमेजिन कर सकते हो छोटा, उससे भी छोटा, उसे हम लोग बोलते हैं डीएक्स। जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा, वो है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, जिसको हम लोग बोलेंगे डीएक्स। तो अगर दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0.1 आ रहा है, 0.01 आ रहा है, तो ये सबको हम लोग डेल एक्स में लिखेंगे। लेकिन अगर नंबर दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच का डिफरेंस या फाइनल इनिशियल वैल्यू के बीच का डिफरेंस अगर बहुत छोटा हो और इस टाइप का छोटा हो, तो उसे हम लोग dx रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? सर इट मींस नेग्लिजिबल, इट मींस वेरी स्मॉल, इट डज नॉट मींस नेग्लिजिबल। इट एक्वायर्स मीनिंग रिलेटिव टू हाउ वी आर यूजिंग इट। यहाँ पे इट मींस वेरी स्मॉल, इट डज नॉट मीन इट मींस नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब dx को हमने नेग्लिजिबल कर दिया, dy को नेग्लिजिबल कर दिया, 0/0 हो गया, ऐसा नहीं। उसका कोई फिजिकल कॉनोटेशन या मीनिंग नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि ये बहुत छोटा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे dx। तो जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है डिफरेंशिएशन का, वो है ये। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू change of x with respect to y. So this is what is the meaning, right? तो change of one variable with respect to other variable, इसको दो तरीके से लिखा जाता है। कब कौन सा तरीका हम यूज करेंगे, क्या ये फील आई? एक्चुअली अगर देखने जाएं तो डेल्टा x और dx दोनों सेम है। डेल्टा x भी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको, या सब सन्नाटे में हो? और dx की वैल्यू भी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ही है। लेकिन इसको dx, इसको del x बोलना, इसको dx बोलना, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस बहुत छोटा हो, इनफिनिटेसिमली स्मॉल, मतलब वही याद करना, एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दिया वो जिंदगी भर याद रखना, याद रहेगा कि आपको पनिशमेंट दिया गया, आपने होमवर्क करके नहीं आया, सर ने आपको बोला 1 के बाद पॉइंट लगाओ और फिर 0.0.0.0 लिखते चलो। रात भर आपने लिखा, दिन भर आपने लिखा, रात के 12 बजे जब आप थक गए, आपने सोते वक्त वहां पे 1 डाल दिया। ये जो 1.00000 जितने सारे जीरो लिखे और फिर 1 लिखा, इसका डिफरेंस 1 से करेंगे तो जो नंबर आएगी, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। इनफैक्ट इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इज स्मॉलर देन दिस एज वेल। तो मैंने आपको क्या बोला, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इसे उतारे, आगे बढ़ता हूं। क्या डिस्कशन समझ में आ रहा है? बेटा ये सब पहली बार करते हो ना, तो ये सब चीजें समझ में नहीं आती। ये टर्मिनोलॉजी देख के तो आधे बच्चे घायल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है? dx/dy, ओ बापा क्या है ये? कुछ नहीं है, इट इज चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ अदर वेरिएबल, फिनिश। अब उसी को dx/dy लिखते हैं, या dz/dw लिखेंगे, या dp/dq लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन विच एवर वेरिएबल वी आर कंपेयरिंग, बट है वो वही चीज। इसको लिखने का तरीका है dp/dq, dx/dy, dw/dz, वट एवर इट इज। मतलब क्या है? चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ अदर वेरिएबल, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप यू गॉट इट। इसे उतार लें, आगे बढ़ता हूं फास्ट। लिख लिया सबने? somebody was asking me to revert to the previous page. क्या ये पेज सबका हो गया? ये पेज सबका हो गया? सर x final minus x initial, will it be dx? Okay, I will explain that once again. Okay, अब देखें ध्यान से। एक सेकेंड, बिफोर आई गो देयर, मैं जस्ट प्रीवियस वाले पेज में 1 मिनट जाना चाहता हूँ। कुछ बच्चों का वहां पे रिक्वायरमेंट था। ये प्रीवियस वाला पेज मैंने लिख लिया। प्लीज जो भी उतारना है जल्दी से उतार लो इसमें से, फास्ट। डन।
ज्ञानदा डन? ओके ओके। अब सुनो सुनो ध्यान से। जैसे अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, सर जब डेसिमल में रहेंगे तभी dx बाई dy रहेगा ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो देखो, ये dx टर्म को समझो। देखो dx और del x सेम है, dx और del x में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब सॉरी, मतलब इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंटरप्रिटेशन दोनों सेम है। फाइनल वैल्यू ऑफ द फिजिकल वेरिएबल माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ द फिजिकल वेरिएबल। लेकिन कब del x बोलेंगे और कब dx बोलेंगे ये समझ है। dx मतलब बहुत छोटा डिफरेंस। अब आप बोलोगे सर बहुत छोटा छोटा डिफरेंस को डिफाइन करो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन दैट। तो जो मैंने बोला है 0.00001, इस टाइप के जो चेंजेस होंगे या जो चेंज इन वेरिएबल होगी जिसकी डिफरेंस इस रेंज में होगी, उसे हम लोग dx बोलते हैं। सो इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो मैं इसको ऐसे बोलना चाहूंगा, आप समझो, मैं आपको ऐसे बोलना चाहूंगा, आप समझो। देखो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये क्या होता है ना, ये बच्चे के दिमाग में रह जाता है, नहीं तो ये चीज क्या है बेटा, कौन सा हुआ हो गया। कोई हवा वाली बात नहीं है, आसान चीज है, फील करें। मान लीजिए आपके पास इस टाइप का एक, सॉरी, इस टाइप का आपके पास एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है, फील करें। अब आप लॉजिकली सोचो, आपने क्या किया, आपने एक सेलोटेप लिया, सेलोटेप, इसके ऊपर आपने एक सेलोटेप चिपका दिया। सुने ध्यान से, आपने इसके ऊपर एक सेलोटेप चिपकाया। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपने इस कार्डबोर्ड के इस डस्टर के ऊपर एक सेलोटेप चिपका दिया, या वुडन वुडन क्यूबॉइड के ऊपर एक सेलोटेप चिपका दिया, तो ये सेलोटेप चिपकाने के बाद, येलो कलर का सेलोटेप दिखा रहा है, ये सेलोटेप चिपकाने के बाद मुझे बता सकते हो ये जो डायमेंशन थी इस क्यूबॉइड की, सपोज ये थी b, तो सेलोटेप चिपकाने के बाद इसका डायमेंशन कितने से चेंज हुआ होगा? बहुत छोटा। ये b है, मान लो ये इनिशियल लेंथ थी, इनिशियल विड्थ थी ये, तो फाइनल विड्थ सेलोटेप चिपकाने के बाद क्या हुआ होगा? मैं आपको फील दिला रहा हूं कि dx क्या होता है। हाँ, तो ये जो फाइनल विड्थ आएगी इसको हम लोग लिख सकते हैं b प्लस dx, वेरी वेरी स्मॉल। ये है dx का मतलब। कंफ्यूज ना होवे, कंफ्यूज ना होवे, बहुत सिंपल सी बात है ये। dx मतलब है वो डेल एक्स ही भाई, फाइनल माइनस इनिशियल ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। बट उसका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इतना छोटा होता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, बहुत छोटा। आप जितना इमेजिन कर सकते हो। मुझे आप बताओ, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ सिचुएशन में सबसे कम डायमेंशन या सबसे कम थिकनेस या सबसे कम लेंथ वाली क्या चीज देखी है? बताओ तो कोई। आप अपने रियल वर्ल्ड में सबसे छोटा क्या देखा है? एनीवन? फील करो भाई, चैप्टर को फील करो। डस्ट पार्टिकल्स देखा है क्या? डस्ट पार्टिकल्स तुमने? तू सोच, तू लॉजिकली अपने अपने रियल वर्ल्ड में तूने क्या सबसे पतली चीज देखी होगी, सोचना। माय फ्रेंड्स ब्रेन, ओ माय गॉड। सेलो टेप, ओके। पेन नीब, ओके, चलो कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं पेन के नीब। अच्छा मैं आपको बताता हूं, आप एक चीज भूल गए, आपने अपना हेयर का एक स्ट्रैंड भूल गए आप। यस, आपने हेयर का स्ट्रैंड भूल गए। और एक चीज मैं आपको बताता हूं जो आपने देखा है, और वो बहुत पतली होती है, मकड़ी का जाला। तुमको मकड़ी का जाला कभी दिखता भी नहीं है, वो लाइट एक प्रॉपर एंगल से गिरेगा तभी मकड़ी का जाला दिखता है। अरे यार, मकड़ी का जाला देख रहे हो, इमेजिन किया मकड़ी का जाला कितना पतला होता है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है बेटा? मकड़ी का जाला, डिफरेंशिएशन बता रहे थे, पढ़ाएंगे। पेंसिल लिड इज नॉट वेरी थिन यार। पेंसिल लिड तो तुम उसका डायमेंशन निकाल भी सकते हो, वो 1 mm के आसपास होगा। प्लास्टिक, हाँ, पॉलीथीन की जो थिकनेस है वो भी बोल सकते हो तुम, लेकिन मेरे दिमाग के हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व किया है, सबसे कम थिकनेस जो होती है वो होती है मकड़ी के जाले की। वो आपको इतना थिन होता है वो कि आपको दिखता भी नहीं है, एक पर्टिकुलर एंगल से लाइट गिरेगा तभी वो तुम्हें दिखेगा, अदरवाइज तुम्हें वो दिखेगा भी नहीं। यस और नो? ठीक है। तो
डिस्कशन ऐसा चलता ही रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा इसको एक कंक्लूसिव पॉइंट देना चाहता हूँ कि डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन dx एंड del x, दे बोथ आर सेम थिंग। इनको डिफरेंशिएशन, इनके बीच के डिस्टिंक्शन इसलिए लाया गया है क्योंकि del x जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन dx जो है that clearly says that the difference is very 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 small. So del x means difference can be big or small, but dx means difference is infinitesimally small, और infinitesimally small को represent करने के लिए dx बोला गया है। क्या इतना तक आपके दिमाग में सेट हुआ है? चिंता ना करें, आपको एक दिन में इस चैप्टर की मास्टरी नहीं होगी। आप ऐसे क्वेश्चन पूछते चलोगे तो मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि उससे हम कहीं पे कंक्लूसिवली पहुंच पाएंगे। क्या आप ये वाला पॉइंट अपने दिमाग में सेट रख सकते हो? मैंने जो बोला, जितना आप अपने दिमाग में सोच सकते हो उतने उससे भी छोटा होता है dx, बस इतना अपने दिमाग में सेट रखो। क्या क्लैरिटी है ये? तो del x और del y जैसे होते हैं वैसे ही dx और dy है, वो भी डिफरेंस है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू है। सिर्फ दोनों में डिस्टिंक्शन क्या किया गया है, del x can be big or small, but dx will always be infinitesimally small. It can never be big, it can never be small, it will be infinitesimally small. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा, del x can be big or small. सपोज मैंने डेल्टा टी निकाला टेम्परेचर, और डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बिग टेम्परेचर डिफरेंस है भाई। डेल्टा टी की वैल्यू आ गई मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्मॉल डिफरेंस इन टेम्परेचर है भाई। डेल्टा टी की वैल्यू आ गई मान लो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्मॉल डिफरेंस इन टेम्परेचर है भाई। लेकिन अगर मेरा डेल्टा टी जो है या फिर डिफरेंस इन टेम्परेचर अगर मेरा 0.0000001 डिग्री सेंटीग्रेड आया तो मैं इसको बोलूंगा dt। क्या फील आई? तो डेल्टा टी जब मैं बोलूंगा तो it can be big, it can be small, but when I say dt, it clearly it will always be infinitesimally small. There is no option that it will be big or it will be small. It will always be infinitely small. So delta does not categorically say that it is infinitely small, but when I say dt, it categorically says that it is infinitesimally small. Means जितना आप सोच सकते हो उस आपके सोच से भी और छोटा। क्या क्लैरिटी है ये? क्या मैं समझा पाया? सेलोटेप वाला एग्जांपल समझ में आया? आपके पास एक वुडन का मान लो क्यूबॉइड था, आपने एक एज के ऊपर सेलोटेप लगा दिया एक फेस के ऊपर, तो सेलोटेप लगाने के कारण आपकी जो एक डायमेंशन में इंक्रीमेंट हुई, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ dx या dy, जो बोल लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को कुछ नहीं आ रहा है? क्या क्लैरिटी है ये? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको उतारो। सम इंपॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शंस, इसको आपको नहीं करना है। आप देखोगे बच्चे ढेर सयाने होते हैं, क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। सपोज उन्होंने किया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, उन्होंने डेल्टा डेल्टा कट कर दिया एंड रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, ये गलत है। डेल्टा कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट नहीं होगा। डेल्टा अलोन का कोई मीनिंग नहीं होता है, डेल्टा एक्स का मीनिंग होता है और डेल्टा वाई का मीनिंग होता है। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई अगर हमने लिखा है, इसमें डेल्टा डेल्टा उड़ा के एक्स बाय वाई लिख देना, ये सरासर गलत है। तो सही क्या है? सही है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, मतलब एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू बाय वाई की फाइनल वैल्यू माइनस वाई की इनिशियल वैल्यू, ये सही है। ये अगर किसी ने कमाल कर दिया तो ये गलत है। क्या मेरी बात समझ में आई है? समझ में आई बात? दूसरी बात, सपोज मैंने डेल एक्स बाई एक्स किया है, तो बहुत बड़े बड़े महानुभाव होते हैं मैथमेटिक्स के जीनियस, वो क्या करते हैं, सुनो, एक्स ने एक्स को कट कर दिया, तो ये सरासर गलत है, रिजल्ट आया डेल, ये गलत है भाई। इसका सही मतलब होगा डेल एक्स बाई एक्स का एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाई एक्स, ये करेक्ट है। क्या क्लैरिटी है ये? ऐसे काम बिल्कुल ना करें, ठीक है। सिमिलरली डी एक्स बाई डी वाई के साथ भी होगा। क्या होगा? मैं ये मिसकॉन्सेप्शन की जो सीरीज है लिस्ट यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज वी आर हैविंग डी एक्स बाई डी वाई, ये भी डेल एक्स बाई डेल वाई टाइप सी है, सिर्फ इसका जो डिस्टिंक्शन कराया गया है क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये बहुत छोटा होता है। तो dx बाई डी वाई में कोई बच्चा बोलेगा सर डी डी कट कर दिया, रिजल्ट आया x बाई वाई, सरासर गलत, मतलब निहायत ही बेवकूफाना हरकत, ऐसा नहीं करने का है। dx बाई डी वाई, अगेन dx बाई डी वाई का मतलब क्या है?
dx by dy का मतलब है x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन y फाइनल माइनस y इनिशियल। हाँ, ये अलग बात है कि x फाइनल माइनस x इनिशियल की वैल्यू बहुत छोटी होगी और y फाइनल माइनस y इनिशियल की वैल्यू भी बहुत छोटी होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट dx by dy में से dd कट करके x by y लिख देना इस बेवकूफाना हरकत एंड नॉट डू इट। क्या क्लैरिटी है ये? उतारो इसे, आगे बढ़ते हैं जल्दी। लिख लिया सबने? बढ़ जाओ आगे, एवरीबॉडी रिटन इट डाउन, बढ़ जाओ आगे। अभी तक जो जो बकवास किया है मैंने, क्या सबको समझ में आया? आई हैव इंट्रोड्यूस्ड चैप्टर टू यू, डू नॉट वरी, यू विल लर्न एवरीथिंग। जितना फिजिक्स करने के लिए चाहिए उतना तो तुम कर ही लोगे, उससे ज्यादा ही मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन जितना अभी तक समझाया है समझ में आया है, राइट? बढ़ रहा हूं मैं आगे, ठीक है? अब सुनो, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये समझना जरूरी है क्योंकि फिजिक्स करने के लिए हमें ये समझ में आना चाहिए, फिजिक्स या मैथ्स करने के लिए भी ये जरूरत है, इस लैंग्वेज को हमें समझना है, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ डिफरेंशिएशन। समझें? सो इफ आई से dy by dx, इसको मैं dy by dx को ऐसे भी लिख सकता हूं, d by dx of y, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये दोनों का मतलब सेम है और इसका मतलब है, इसको कैसे रीड करेंगे? इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, where y and x are different physical quantities, ठीक है? अगर हम फिजिक्स की बात करें तो y एंड x आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, ठीक है? y एंड x आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होंगे। क्या, एक सेकंड, क्या प्रीवियस पेज में मुझे फिर से जाना है? प्रीवियस पेज में फिर से जाना है क्या मुझे? नो ना? ठीक है, फिर से सुनो। जब मैं dy by dx लिखूं, फील करें, सुने ध्यान से, जब मैं dy by dx लिखूं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज d by dx ऑफ y। सुने ध्यान से, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। dy by dx तो सर समझ में आ गया था, लेकिन बेटा सर किताब में ना सर ऐसा लिखा था सर, तो हमें समझ ही नहीं आया बेटा क्या है। ये दोनों सेम है भाई, ये दोनों सेम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो ये सब समझना जरूरी है, अदरवाइज आप बोलोगे बेटा हम तो पढ़े थे कुछ और आया कुछ और, हमें समझ ही नहीं आया क्या है मतलब। ये दोनों का मतलब सेम है और इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, where y and x are different physical quantities or parameters। क्या मेरी बात समझ में आई है? इसको हम एक और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, again where x and y are different physical quantities। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx। तो dy by dx का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ differentiation of y। If I say dy by dx is differentiation of y with respect to x, where y and x are different physical quantities। It can also be understood as rate of change of y with respect to x, where x and y are different physical quantities। समझे आप? समझे आप? अब सुनो, यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए कि अगर, सुने ध्यान से, if I have to और I am, इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान दें। If I am differentiating, ये एकदम बेसिक्स है दोस्तों, है ना? मैं मैथ्स आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, बट इतना अपने को समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ये बिना समझे बच्चे किनेमेटिक्स में घुस जाते हैं, और जिस रफ्तार से घुसते हैं उतने ही रफ्तार से किनेमेटिक्स उनको बोलता है निकल जा बाहर, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है। उनको वेक्टर नहीं आता, उनको डिफरेंशिएशन नहीं आता, पागल हो जाते हो। तो ये समझना जरूरी है। अगर ये लैंग्वेज आपने समझ लिया, मैं बता रहा हूँ, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और जो मैं बेसिक मैथ्स बताऊंगा वो, अगर ये आपने समझ लिया दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको बहुत कम जगह होगी जहां पे आपका दिमाग ज्यादा खपेगा। खपने का चांस ही नहीं है, बिकॉज आपको लैंग्वेज समझ में आता है। तो ये लैंग्वेज समझे पहले, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। इफ आई एम डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, then
differentiation is possible only when y is a function of x. हो, ये किसी ने सुना है function of x? Anyone? Have you heard about this term previously? Hands in your heart. नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा. किसी ने भी सुना है फंक्शन ऑफ एक्स? आईसीएससी के जो बच्चे हैं उन्होंने पक्का सुना होगा, सीबीएसई वालों ने भी सुना होगा शायद. फंक्शन ऑफ एक्स. स्टेट बोर्ड? नो नो. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे घबराओ मत, कोई बात, मैं बताता हूँ. फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्या, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ. ये लिख लिया क्या सबने? सबने लिख लिया क्या इसको? बढ़ जाऊं आगे. बाइनरी रिलेशन नहीं, रिलेशन. रिलेशन मैं आपको बताऊंगा. गुड. आपने सर प्लीज इंक्रीज योर टोन. अरे बाप रे भाई, मैं बहुत जोर से चिल्ला रहा हूं यार. तेरा फोन का एक बार सेटिंग चेक कर दोस्त, है ना? ओके, इसको उतार लो यार, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी, फास्ट. और 3 लेक्चर में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा विथ प्रॉपर प्रैक्टिस. और मैं आपके क्वेश्चंस भी आपको ऐप में सब अपलोड हो चुका है, तो आपको दिख जाएगा क्वेश्चंस. ठीक है? हाँ, डन ना? बढ़ू आगे. अब सुन ध्यान से, यहाँ पे सब लोग सुनेंगे. देखो, व्हेन आई से, सुने ध्यान से, व्हेन आई से y is a function of x, क्या मीनिंग है सर इसका? क्या मतलब है बताएं. ठीक है, इसका मतलब है y कैन बी, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझूं, y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x. क्या ये समझ में आया? Example, suppose if I say y is equal to 2x plus 4, is y expressed in terms of x, where y is a dependent variable and x is an independent variable. सुना है ये? So now it is y as a function of x. Simple है ना? ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है. फंक्शन ऑफ x बिना समझ के अगर कूदोगे तो दिक्कत आएगी. तो ये सिंपल समझ लिया. क्या ये भी एक फंक्शन ऑफ x हो सकता है? हाँ. क्या ये भी एक फंक्शन ऑफ x हो सकता है? हाँ. तो y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ठीक है, y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ध्यान से सुनना, y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड x एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. अगर हम y और x के बीच में ऐसे रिलेशनशिप ला सकें, दिस इज नोन एज y एज अ फंक्शन ऑफ x. इस यही मतलब है y एज अ फंक्शन ऑफ x होने का. सिंपल क्लैरिटी है ये. तो अगर मैं dy by dx निकालना चाहता हूं, सुनना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं हिंदी में. अगर मैं dy by dx फाइंड करना चाहता हूं, it will be possible only when, समझे, y is a function of x, that is y can be expressed in terms of x. क्या मेरी बात समझ में आई? सिंपल. क्या क्लैरिटी है ये? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो हाँ या ना. एकदम चमका है, कोई खास बात नहीं है. ठीक है ना? पक्का? 100%. वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. सुने ध्यान से. अब मैं कुछ आपको छोटा सा एक प्रैक्टिस करवाऊंगा. ये सबने लिख लिया? ये सबने लिख लिया? नॉट अंडरस्टूड. क्या नहीं समझा भाई? क्या नहीं समझा? जल्दी बोल. नॉट अंडरस्टूड. बाप रे, क्या नहीं समझा? बोल. व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड? क्विकली. नॉट अंडरस्टूड सर. लो, पूरा मेहनत को बर्बाद कर दिया. बोल भाई, क्या क्या नहीं समझ में आया? जल्दी बोल, जल्दी बोलो. व्हाट यू डिडंट अंडरस्टूड? स्पीक अप मैन, otherwise how would I know? लास्ट सेंटेंस इन हिंदी. ओ, हिंदी का प्रॉब्लम है. अच्छा, अंग्रेजी में लिखता हूं, चिंता मत करो. अगर मैं dy by dx फाइंड करना चाहता हूं, it will be possible only when y is a function of x.
that is y can be expressed in terms of x, expressed in terms of x. अब समझ में आया? तो एक्चुअली रनिंग में लिख रहा हूं ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है. y can be expressed in terms of x. क्या क्लैरिटी है? क्लियर? सर एग्जाम्पल जरा रिपीट कीजिए. ओके, y इक्वल टू 2x प्लस 4, ये एक एग्जाम्पल है. y इक्वल टू रूट एक्स, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है. y इक्वल टू 5/2x स्क्वायर प्लस 4, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये y जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब सुनो, एक चीज समझना, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ. देखो, जब तुम मैथ्स करते हो ना, यहाँ पे बहुत से बच्चे जो मैथ्स लेंगे उनको ये बात समझ में आएगी. जब आप मैथ्स करते हो ना, तब यहाँ पे y और x दे आर जस्ट वेरिएबल्स, उनके यूनिट्स के बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होती. बट फिजिक्स कभी भी ऐसा नहीं होता. फिजिक्स में अगर y और x के बीच एक रिलेशनशिप है तो देखना y और x ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होंगे. जहाँ पे x एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी एक यूनिट होगी और कॉरस्पॉन्डिंगली y की भी एक यूनिट होगी. तो ये सिंपल मियर नंबर्स नहीं होते. मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपको सिंपल मियर नंबर्स के साथ सोचना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में ये समथिंग रियल वर्ल्ड, समथिंग टेंजिबल, समथिंग विच इज हैविंग अ फिजिकल मीनिंग, ऐसे क्वांटिटीज होते हैं तो उनके यूनिट्स होते हैं. तो x और y इनके यूनिट्स होंगे. तो ये सिंपल मियर या प्लेन नंबर्स नहीं होंगे, इनकी कुछ यूनिट्स होंगी. ये समझने वाली चीज है. क्या क्लैरिटी है ये? अब सुनो, सपोज, सुनो ध्यान से, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, आपको फील आएगी. सपोज इफ आई वांट टू से dt by dt where t is equal to temperature and small t is equal to time. इसका मतलब क्या है? Who will tell me the meaning of this? इसका जो मीनिंग आपको समझ में आता है सब मीनिंग बताना है. कौन बताएगा? हाथ उठा के बताना पड़ेगा. dt by dt इसका मीनिंग बोलो. इसका मीनिंग कौन बोलेगा? गुड, आई हैव गॉट वन हैंड. बोलो 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 शिवानी. T means temperature and small t means time. वेरी गुड. dt means changes in temperature, यस, and by small t is change in time. वेरी गुड. तो इसको कैसे रीड करेंगे मैंने अभी बताया था, मैं आपको हिंट देता हूं. यू आर राइट. ये देखो, इसको कैसे रीड करेंगे, या फिर समझ में आया शिवानी? तो इसको कैसे रीड करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम और डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम. यस, rate of change in temperature with respect to time. So you are right Shivani, you are right. But did you get it what I wanted from you to understand? मुझे क्या चाहिए था, क्या आपको समझ में आया? तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे पढ़ेंगे इसे. या फिर इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. इस तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है, समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देता हूं, इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करके बताओ. ठीक है, सुनना ध्यान से, इसको मुझे एक्सप्लेन करके बताओ. वेयर दिस इज मोमेंटम. आपने मोमेंटम स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा हुआ है, ये सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, सब स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सबने पढ़ा हुआ है. मोमेंटम पढ़ा है या नहीं? हाँ पढ़ा है, पक्का पढ़ा है. पढ़ नहीं पढ़, कहाँ जाओगे नहीं पढ़ के? पढ़ा ही हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है इसको. अब सुनो, इसको कोई मुझे इसका मतलब समझाओ. डीपी बाई डी टी, पी मोमेंटम है और टी टाइम है, इसको कैसे रीड करेंगे? बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी मच हैप्पी. चलो बोलो, आज का काम खत्म हुआ, मतलब आज का काम सफल हुआ. बोलो भाई. Differentiation of momentum with respect to time. वेरी गुड. दूसरा और एक कौन बताएगा? दो मीनिंग है इसके. डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और हाथ उठ रहे हैं, बहुत सारे हाथ हैं, किसको चांस दूं? हाँ जय बोल. Rate of change of momentum with respect to time. वेरी गुड. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम. क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आपको लिखना पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है. और एक एग्जांपल, चलो बोलो बोलो.
वेयर v वेक्टर स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। इसका मतलब कौन बोलेगा? और ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी दर्शाता है ये बताना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा। बहुत से लोग आ रहे हैं, किसने अभी तक मौका नहीं मिला है जिसको? अच्छा, किसको मौका नहीं मिला है? हाँ बोलो, प्रांजलि बोलो बोलो। Differentiation of velocity with respect to time. वेरी गुड। या दूसरा क्या बोल सकते हो आप? Rate of change of velocity with respect to time. वेरी गुड, ये लैंग्वेज क्लियर है। अब कोई मुझे बताएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कुछ एक और अलग नाम से जानते हैं। बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड 9th एंड 10th, इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं। क्या है वो नाम? क्या है वो नाम? ऑलरेडी बहुत से लोगों ने मुझे रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया। एक्सेलरेशन। वेरी गुड। पढ़ा है कि नहीं बोलो? स्टैंडर्ड 9th में, स्टैंडर्ड 9th में स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सबने पढ़ा हुआ है। बोलो हाँ या ना? यस। क्या क्लैरिटी है ये? अब देख, टाइम हो गया है खत्म, 5:02 हो रहे हैं, पैरेलल क्लासेस हैं, तो आई विल स्टॉप हियर टुडे एंड आई विल कंटिन्यू द डिस्कशन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन मंडे। ठीक है ना? वेक्टर्स की रिवीजन का सेशन मैं आपको अनाउंस करूंगा एंड अकॉर्डिंगली आई विल कॉल यू। इट विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट संडे, तो होल्ड एंड डू नॉट पैनिक। आपको लिंक्स भेजे जाएंगे, पहले 4-5 लेक्चर्स कर लेना अच्छे से, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं रिविजन लूंगा वेक्टर्स की स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट संडे। ठीक है? सो आई विल स्टॉप एट टुडे। थैंक यू वेरी मच।